नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है मैं आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में मुझे कुछ लोगों ने ऐसा पूछा कि मैंने इतना सारा हिस्ट्री का पार्ट इतनी जल्दी एक एपिसोड में 30 मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर दिया। एंड मतलब और रादर देन कैसे कन्वर्ट किया, क्यों कन्वर्ट किया। तो क्यों का रीज़न ये है कि हम जल्दी जल्दी वो सारा हिस्सा कवर करके मॉडर्न यूरोप के बिगनिंग पे, मतलब रेनेसां, पुनर्जागरण और एनलाइटनमेंट वाला जो पीरियड कहा जाता है यूरोप में, वहां तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहते हैं। और क्यों पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि वहां से आने वाला पार्ट हमको बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा। और उसका रीजन ये है कि उसके उस पीरियड के बाद, मतलब बिटवीन 14th टू 18th सेंचुरी, न सिर्फ वहां पर पुनर्जागरण और ये एनलाइटनमेंट वाला पीरियड हो रहा था, बट दूसरी कंट्रीज में जा जाकर दूसरी कंट्रीज को कॉलोनाइज करने का पूरा एक चलन, और जो पूरा मतलब आने वाला पीरियड है, इट वाज अबाउट कॉलोनियलिज्म, है ना। अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज ने जगह जगह जाकर देशों को कॉलोनाइज किया। मतलब क्या? स्पेन, पोर्टुगल, ये लोग सब पहुंच गए थे साउथ अमेरिका। तो वहां पर इन लोगों ने अपने धर्म को, अपनी भाषा को, अपने चाल चलन को फैलाया। वहां के ट्राइबल्स, जो वहां के जितने ट्राइब्स थे, बहुत सारे ट्राइब्स को नहीं रहने दिया, है ना। जैसे इधर अमेरिका में, अमेरिका का जो लैंड मास था वो ढूंढ के वहां पर बनाई अपनी कॉलोनीज। इंडिया को कॉलोनाइज किया, अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज है उनको कॉलोनाइज किया, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में कॉलोनाइजेशन हुआ, चाइना को कॉलोनाइज किया। तो ये सारे जो कंट्रीज थे, जब ये कॉलोनाइज हुए, तो जो कुछ यूरोपियन थॉट था, जो कुछ यूरोपियन वे ऑफ थिंकिंग था, वो इस कंट्रीज में आने लग गया, और ये सारी कंट्रीज उससे इंपैक्टेड हो गई, है ना। और जो 200 साल के हमने कॉलोनियलिज्म, आप मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे या जब मेरी एक सीरीज है उसको सुनेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे उस कॉलोनियलिज्म का हमारी न सिर्फ थॉट, बट हमारे एजुकेशन, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बहुत सारे कोड्स एंड मेथड्स, उन सब पे उसका बहुत डीप प्रभाव पड़ा। 200 साल तक किसी भी जगह पर रहना, और ऐसे समय रहना जहां पर आप टेक्नोलॉजिकली आपकी कंट्री बहुत आगे बढ़ते जा रही है और जो कॉलोनी है वो नहीं, तो आप बहुत कुछ वहां पर बदल सकते हैं। खासकर आप पूरी जनता की सोच ही बदल सकते हैं। तो इसलिए हम जल्दी से एनलाइटनमेंट, रेनेसां वाले टाइम तक पहुंचेंगे, और फिर वहां से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हम फिर वहां की घटनाओं में थोड़ा और डीप जाके बात करेंगे। अब एक बार, मुझे पता है बहुत सारा कवर किया था हमने लास्ट एपिसोड में, वो बात मैं बिल्कुल मानता हूं, इसलिए मैं एक और बार फिर से रिवीजन करूंगा उस चीज का। 10,000 बीसी से हमने बात करी, और बीसी जब भी मैं कहता हूं 10,000, तो समझ जाइएगा कि हम कम से कम 12-12,500 साल पहले की बातें कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, 10,000 बीसी मतलब 12,500 साल पहले। और तब क्या हुआ? तब हमने एग्रीकल्चर एज अ मीडियम फॉर फूड, पहले हंटर गैदरर थे, तो हमने घूम घूम के अलग अलग नोमैडिक तरीके से जा रहे हैं, जितना खाना चाहिए उतना खा रहे हैं, बाकी आगे बढ़ जा रहे हैं। अब जब हम एग्रीकल्चरल सोसाइटीज में सेटल होना शुरू हुए, तो वो था नवपाषाण काल। नवपाषाण मतलब नियोलिथिक एज। तो हम सेटल हुए, और सेटल होने के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई, देखिए ये सब टेक्नोलॉजी है। हमने ये समझा कि कुछ बीज को जब हम बोते हैं तो उसमें से खाना उत्पन्न होता है, और अगर इनको हम स्केल बहुत बड़े पे बोने लगेंगे तो बहुत सारा खाना उत्पन्न हो जाएगा, एंड वी विल बिकम सस्टेनेबल फॉर फूड, इज अ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो हमें हमें आज बहुत आसान लगता है कि अरे फार्मिंग में क्या ही है ना, बीज ही तो बोना है जाकर, या हमको इतना इतना नॉर्मल लगने लग गया है वो।
पर आप उस समय के हिसाब से सोचिए, जब हम हंटर गैदरर एज अ मैनकाइंड, हम हंटर गैदरर से एग्रीकल्चर सोसाइटी में मूव कर रहे थे, राइट? सो इट वाज अ बिग टेक्नोलॉजिकल चेंज। और फिर एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज हमने क्या कहा, 3500 बीसी। और फिर से समझिए, 3500 बीसी मतलब 3500 साल पहले नहीं है, 5500 साल पहले है ना। हमारे 2000 साल आफ्टर क्राइस्ट भी तो आ गए, है ना। तो वो ऐड होके 5500 साल पहले हमने ब्रॉन्ज डिस्कवर करा। और ये भी एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट था जब हमने ब्रॉन्ज और ब्रास डिस्कवर किया। और तब बड़े, जैसे थोड़े से बड़े सिटी स्टेट्स के ग्रुप इमर्ज होने शुरू हो गए। और इसमें हमने फिर देखा मेसोपोटामिया, इजिप्ट और मोहनजोदाड़ो की जो सभ्यता है, इसकी हमने बात करी। फिर हम आगे बढ़े, फिर लोहे का डिस्कवरी हुआ। और अगेन देखिए, ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। मैंने क्या कहा था, बहुत सारे फैक्टर्स आपस में इंटरैक्ट होते रहते हैं टू इन द हिस्ट्री। तो हमको ये समझना बहुत जरूरी है। तो फिर जब आयरन की डिस्कवरी हुई तो बड़े बड़े साम्राज्य विकसित होना शुरू हुए। और इसी सीरीज में हमने देखा 550 बीसी में साइरस और डारियस का साम्राज्य। उसके बाद फिर 330 बीसी में अलेक्जेंडर आया, उसने अपना साम्राज्य विकसित करा। पर्शिया वाले जो एरिया था उसको हटाया तो क्या मतलब, जब भी अलेक्जेंडर कॉन्कर करता था उसने वहां के ही बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन अपना लिए, बट अलेक्जेंडर ने कॉन्कर किया। फिर 3rd-2nd सेंचुरी बीसी में रोम का राइज शुरू हुआ एंड इट कोइंसाइडेड विद द राइज ऑफ मौर्याज इन इंडिया एंड हान डायनेस्टी इन चाइना। एंड देन रोमन एम्पायर बहुत बड़ा बना, इतना बड़ा बना कि उसमें फिर डिवीजन हो गए। एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर बन गया और एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर बन गया। और फिर हमने ये सुना कि 300 एडी ऑनवर्ड्स, मतलब हम 300 ईसा के बाद आ गए हैं, 300 साल बाद, है ना। 300 एडी ऑनवर्ड्स क्या हुआ, जो नॉर्थ यूरोप में, आज के जो नॉर्थ यूरोप वाले साइड से थे, वहां से ट्राइब्स ने अटैक शुरू करा। और इन ट्राइब्स के कंटिन्यूअस अटैक के अंडर वेस्टर्न रोमन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई, डिसइंटीग्रेट हुई। और जब ये डिसइंटीग्रेट हुई तो दैट पेव्ड अ वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ होली रोमन एम्पायर। हम एक और बार डिस्कस करेंगे होली रोमन एम्पायर आज क्विकली, आज के एपिसोड में। और फिर हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। द रीजन टू डिस्कस मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज दैट रिलीजन हैव हैड अ ट्रेमेंडस रोल टू प्ले इन हिस्ट्री, इन पॉलिटिक्स, इन डेवलपमेंट, इन डिस्ट्रक्शन। बहुत जगह पे रिलीजन का एक बहुत स्पेसिफिक रोल रहा है। तो हमने फिर वैदिक रिलीजन इन इंडिया, वैदिक धर्म, जुडाइज्म, जोरोस्ट्रियनिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ताओइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी, इन सबको थोड़ा सा देखा, समझा, एकदम संक्षिप्त में इनको हमने डिस्कस किया। आज के एपिसोड में हम शुरू करेंगे, हम बात करेंगे राइज ऑफ इस्लाम, यूनिवर्सल चर्च, क्या था यूनिवर्सल चर्च और क्यों फॉर्म हुआ ये, फ्यूडलिज्म एंड होली रोमन एम्पायर का उस कॉन्टेक्स्ट में एक बार और डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए, सिचुएशन ये है कि आप जब अरेबियन पेनिनसुलार देखेंगे, पेनिनसुला का मतलब आप समझ लीजिए, इंडियन पेनिनसुला मतलब, देखिए आप जब इंडिया का जो साउथ इंडिया वाला पार्ट है उसमें क्या है, सर के तरफ अगर आप एक वहां पे ऐसे खड़े हो जाएं इंडिया के साउथ इंडिया वाले मैप पे, तो सर के तरफ आपका लैंड मास है और दोनों हाथों के तरफ पानी ही पानी है। तो वो एक रीजन को हम, आपको पता है, पेनिनसुलार रीजन कहते हैं। वैसे ही आप अरेबियन पेनिनसुलार होता है। तो अरेबियन पेनिनसुलार में क्या है, अगर आप फेस करके खड़े होंगे, उस मैप की तरफ फेस करके खड़े होंगे, तो आपके लेफ्ट साइड पे आपको रेड सी दिखेगी और आपके राइट साइड पे आपको पर्शियन गल्फ दिखेगा। अब हुआ क्या वहां पर, हमें पता है कि वहां पर सम रीजन में ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, और जब आप अफगानिस्तान वाले रीजन में मूव करेंगे, उस तरफ मूव करेंगे,
तो वहां पर सैसनिड एम्पायर था, सैसानियंस, और इन दोनों के बीच में खूब लड़ाई होना शुरू हो गई। अब जब इनके बीच में लड़ाई हुई तो वो जो पर्शियन गल्फ वाला एरिया है, अरेबियन पेनिनसुलार में जो राइट हैंड साइड वाला एरिया है, जिसको फारस की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, पर्शियन गल्फ, वो एरिया तो इनएक्सेसिबल हो गया ट्रेड के लिए, है ना। अब वहां पे ट्रेडिंग हो नहीं सकती थी, तो ट्रेड जो है वो लाल सागर की तरफ, रेड सी की तरफ मूव कर गया, अरेबियन पेनिनसुला के लेफ्ट साइड पे। अब आप देखेंगे कि जो रेड सी है उसी के ही अरेबियन पेनिनसुला में, जब रेड सी के साइड वाला हिस्सा देखेंगे आप मैप पे, तो वहीं पर आपको मक्का और मदीना की लोकेशन दिखेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम कोस्टल है मक्का और मदीना, थोड़े लैंड में जाकर है, पर क्लोजर टू रेड सी है। अब हुआ ये कि देखिए, जब भी ट्रेड का चेंज होता है, कहां से ट्रेड हो रहा है और कहीं बदल के कहीं और चला जाता है, तो जहां वो चला जाता है वहां के लोगों को उसका फायदा होने लगता है। और इस मूव का, जो ईस्टर्न रोमन और सैसनिड्स की जो लड़ाई हो रही थी, उसके कारण जो शिफ्ट आया, उसका फायदा हुआ वहां पे जो बेदुइन ट्राइब्स होती थी, ठीक है, जो बहुत ज्यादा अग्रेसिव टाइप की एक एक ट्राइब होती थी, हमेशा हथियारबंद होते थे। उन ट्राइब्स को रेड सी की तरफ जो ट्रेड शिफ्ट हुआ, उसका फायदा मिलने लग गया और वो ट्राइब्स प्रॉस्पेरस होने लग गई। और देखिए, जब भी थोड़ा प्रॉस्पेरिटी आती है, थोड़ा सा थॉट की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। और उसी श्रृंखला में फिर 612 एडी में मोहम्मद पैगंबर का उद्भव हुआ, जिन्होंने कहा ईश्वर एक है और वो है अल्लाह, और मैं अल्लाह का संदेशवाहक हूं, मैं पैगंबर हूं जो अल्लाह का संदेशवाहक है। और इस्लाम में भी मोनोथीज्म की अवधारणा दी गई, एकेश्वरवाद जिसे कहते हैं कि ईश्वर एक है और मूर्ति पूजा नहीं। मतलब यहां पर मूर्ति पूजा, जैसे जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में भी मूर्ति पूजा नहीं के लिए बोला गया है, वैसे ही मूर्ति पूजा का समर्थन इस्लाम नहीं करता। पर आगे के सालों में अब हुआ क्या, 612 से 622 एडी में पैगंबर मोहम्मद मक्का में रहे, फिर उन्होंने वहां पे लोगों को यह समझाना शुरू करा। उस समय वहां पर जो ट्राइब्स थी, बहुत सारी ट्राइब्स आइडल वर्शिप को भी फॉलो करती थी, तो उनको जब समझाना शुरू करा तो उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को एग्जाइल किया वहां से, और फिर वो एग्जाइल करके मदीना गए, जहां पे फिर उन्हें रिवोल्यूशन हुए, उन्होंने फिर से लोगों को ऑर्गेनाइज किया, एंड ही केम बैक टू कंट्रोल मक्का एंड मदीना, और यहां से इस्लाम का राइज शुरू हुआ। अब देखिए, इस्लाम का राइज जैसे शुरू हुआ, एंड अराउंड 632 एडी पैगंबर मोहम्मद का देहांत हो गया, तो उनके जो आगे चल के 4 लोगों उनके उत्तराधिकारी बने, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और इन्होंने इस्लामिक साम्राज्य को एक ग्लोबल साम्राज्य में कन्वर्ट कर दिया इन द कमिंग डेकेड्स एंड सेंचुरी, सो मच सो दैट बाय 661 जो खलीफा का पद होता है वो एक डायनेस्टी बन गया। पहले उमैया डायनेस्टी थी अंटिल 750 एडी, और 750 एडी के बाद वहां पर अब्बासिड डायनेस्टी का खलीफा ही बनने लग गया। अब 2 चीजें हैं यहां पर। देखिए, बहुत बार इस्लाम का बहुत सारे कंट्रीज में सिचुएशन ऐसा होता है कि इस्लाम के हिसाब से पहले धर्म होता है और फिर समाज और देश होता है। पहले धर्म और फिर समाज और देश। तो हुआ क्या, अंटिल 14th एंड 15th सेंचुरी तो एक सब मामला ठीक था, बट जब मॉडर्न नेशंस बनने लग गए, जब इंटरनेशनल संधियां होने लग गई और उसके हिसाब से इंटरनेशनल बाउंड्रीज डिसाइड होने लग गई, तो ये बहुत गड़बड़ा गया। आप जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में खिलाफत मूवमेंट की बात करी थी, तो खिलाफत का भी फंडामेंटल प्रॉब्लम यही था ना, कि बहुत सारे जो फंडामेंटलिस्ट
तत्व थे वो एनकरेज हो गए, और उनके हिसाब से क्या था कि हमें तो, हमारा धर्म तो इस देश की बाउंड्री के बाहर कहीं पे अलाइंड है, तो हमें तो उसके हिसाब से अलाइन हो रहा है। और वो चीज बहुत सारे जो उस कंट्री में रहने वाले लोग हैं उनको प्रॉब्लमैटिक लगती है, और इसी कारण से जो फंडामेंटलिस्ट, जो कट्टर एलिमेंट होते हैं इस्लाम में, वो बार बार ये कहने की कोशिश करते हैं कि इधर नहीं उधर है, और वो कट्टरवादी एलिमेंट्स, वो फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स ही कलह का कारण बनते हैं। और ये हमें समझना बहुत जरूरी है ना, कि धर्म फिर समाज और देश की जो अवधारणा है उसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, स्पेशली इन द वर्ल्ड दैट इज नाउ बाउंड बाय इंटरनेशनल बाउंड्रीज। और दूसरा एक और चीज ये समझने की बात है कि लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि सिर्फ इस्लाम बिकेम एन एम्पायर, एन इस्लामिक एम्पायर वॉज एस्टैब्लिश्ड जस्ट बेस्ड ऑन द पावर ऑफ स्वॉर्ड, कि सिर्फ तलवार के बल पे जाकर सबको जीत लिया। मैं आपको फिर से एक चीज बता देता हूं, तलवार के बल पे जीतने वाले बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं, बट उन्हें इसलिए नहीं जाना जाता कि उन्होंने कुछ सोफिस्टिकेशन डेवलप किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, इस्लाम के बारे में आप जब देखेंगे तो भले ही इट स्टार्टेड विथ द ट्राइबल ग्रुप्स लिविंग अराउंड दैट अरेबियन पेनिनसुला, बट जब दीज people came in contact with all the other civilizations and cultures, इन्होंने न सिर्फ उसको accumulate करा अपने पास, न सिर्फ उससे सीखा, बट इसको spread भी करा और distribute भी करा। बहुत सारे जगह पर आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, है ना, सब में आपको वहां की कुछ न कुछ इंस्पिरेशन मिलने का बहुत बड़ा चांस रहता है। और न सिर्फ ये, बगदाद में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी को भी बनाया गया था जहां पे ट्रांसलेटर्स रखे गए थे, और उन ट्रांसलेटर्स ने बहुत अलग अलग कल्चर्स के, भारत के कल्चर के, चाइना, पर्शियन कल्चर, एंशियंट ग्रीक, रोमन, ये सारे जितने इनकी किताबें होती है, इनका ज्ञान होता है, उसको कन्वर्ट, मतलब ट्रांसलेट करने की कोशिश करी, और एक आइडिया जो होता है मुस्लिम मिल्लत, मुस्लिम ब्रदरहुड को भी सामने रखा लोगों के, जिससे बहुत सारे लोगों को इस्लाम से जुड़ने में इंस्पिरेशन मिली और मिली होगी। तो सिर्फ ये कहना कि अरे तलवार के बल पे जीता, नहीं, तलवार के बल पे तो जीता ही। और ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है द एक्सपेंशन ऑफ इस्लामिक एम्पायर का, कि अग्रेशन और वायलेंस के बल पे बहुत ज्यादा बड़ा एम्पायर बना, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ टाइम ऑफ सोफिस्टिकेशन, ऑफ डेवलपमेंट इन दिस इस्लामिक एम्पायर एज वेल। और इस कारण से पहले ये अरब ट्राइबल्स से वेस्ट एशिया के ग्रुप्स में फैला, फिर आगे चल के टर्क्स एंड मंगोल्स में फैला, फिर नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, सब दूर इस्लाम का प्रसार हुआ। और इस कारण से फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 15th सेंचुरी एक इस्लामिक एम्पायर की व्यवस्था कायम हुई। इस्लामिक ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं इसको। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि समय समय पर the clash of Islam with some other religion or some other religion with Islam, ये दोनों होते रहा, and it produced some important results in the history. सबसे पहले, अब जब हमने राइज ऑफ इस्लाम समझ लिया है, अब हम फिर से चलते हैं किस तरफ? होली रोमन एम्पायर की तरफ। अब आप खुद सोचिए, वेस्टर्न यूरोप डिसइंटीग्रेट हो रहा है, वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है, और एक तरफ इस्लाम जो ईस्टर्न साइड है उस तरफ पूरी तरह से फैलते जा रहा है। तो अब हुआ ये कि यहां पर जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर में जो पोप था, जो रोम में निवास करता था, उसको लगने लग गया डर। जब उसको डर लगने लग गया तो उसने सबसे पहले क्या करा? उसने सोचा कि मैं यहां पे
एक होली रोमन एम्पायर, मतलब मैं राजा को ही होली रोमन एम्परर, शार्लेमाग्न ने जो हमने कहा था लास्ट टाइम, फ्रैंको ट्राइब, उनका उसको बना दिया होली रोमन एम्परर। और विचार ये था कि उसकी मदद से हम वो जो इस्लाम जो फैल रहा है उसको इस तरफ आने से रोकेंगे। वही तो आइडिया था, है ना, कि चार्ल्स मार्टिन ने बैटल ऑफ टूरेस में 720 में इस्लामिक फोर्सेस को डिफीट किया था। तो इस कारण से उनका जो वंश था वो इतना आगे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया, इसलिए उनके वंश में ही आगे चल के होली रोमन एम्पायर, मतलब होली रोमन एम्परर को क्राउन किया गया पोप के द्वारा। तो पोप इज होपिंग कि ये जो इस्लामिक स्प्रेड है ये हम इस तरफ नहीं कर सकते, और इसलिए उसने फिर मोनार्क्स को अपने, जैसे बोलते हैं ना कि अपने वश में किया, धर्म के वश में किया। और यहीं पर अब हम डिस्कस करेंगे सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, विच इज यूनिवर्सल चर्च। अब यूनिवर्सल चर्च आई कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम फिर से मैं आपको बता दूं, अभी हम द पीरियड वी आर इन हिस्ट्री इज अराउंड 600-700 एडी। मतलब ये कौन सा टाइम है कि उधर वेस्टर्न रोमन एम्पायर कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट होके अब कदम बढ़ रहे हैं होली रोमन एम्पायर कन्वर्ट होने के, और वहीं पे फिर अब हम यूनिवर्सल चर्च समझ रहे हैं। तो ईसा मसीह ने तो ऐसी कोई यूनिवर्सल चर्च वगैरह की बात करी ही नहीं। उन्होंने सिंपल आडंबर से मुक्त धार्मिक पंथ की एक बेस रखी, फाउंडेशन रखी, और उनके बाद जब सेंट पॉल, सेंट ऑगस्टीन जैसे सेंट्स आए, उन्होंने भी इसी को ऐसे बनाए रखा कि भाई फेथ ही मोक्ष, मानव मुक्ति जो है उसका एक साधन है, फेथ है, साधन, आस्था है ना। फिर आगे चल के क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी में भी एक पुरोहितवाद, है ना, वो जन्म लेने लग गया। प्रीस्ट जो हो गए वो इंपॉर्टेंट हो गए। प्रीस्ट को ऐसा, मतलब प्रीस्ट खुद को ही कहने लग गए कि हम ईश्वर के द्वारा चयनित व्यक्ति है, और इस कारण से हमारे निर्देशों का पालन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। समझ रहे हैं आप? प्रत्येक व्यक्ति को यूनिवर्सल पालन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ईश्वर के संदेश आगे, ईश्वर ने ऐसा नहीं कहा, ये खुद कह रहे हैं। तो यहां पर पुरोहितवाद शुरू। आप खुद सोचिए, जब हमने ईसा मसीह के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि उन्होंने भी पुरोहितवाद के अगेंस्ट ही प्रोटेस्ट किया था। उनसे भी तो पुरोहित ही खफा हुए थे ना। जो जो जुडाइज्म के पुरोहित थे, जो यहूदी पुरोहित थे, है ना, जिन्होंने अपना एकाधिकार जमाना शुरू कर दिया था, वो ही खफा हुए थे। अब क्रिश्चियनिटी में भी पुरोहितवाद आने लग गया, है ना। तो 8वीं सदी के पश्चात, मतलब 8th सेंचुरी, मतलब 799 के बाद यूनिवर्सल चर्च व्यवस्था डेवलप होने लग गई। मतलब एक चर्च रोम में होगा और उससे सारे रीजनल चर्च कनेक्टेड होंगे। अब ये यूनिवर्सल चर्च व्यवस्था में क्या क्या होता था? तो चर्च के पास एक बहुत बड़ा पीस ऑफ लैंड होता था, और उससे चर्च फार्मिंग को कोऑर्डिनेट करता था। वो सारा जो फार्मिंग होता का जो पैसा आता था वो चर्च के पास जाता था, और चर्च जो फार्मर्स होते थे, जो आर्टिसंस होते थे, उन पे एक कर भी लागू करता था, खुद का कर, जिसको टाइथ कहते थे, है ना। और बहुत सारा उसका रोम को भेज दिया जाता था अपने खर्चे निकालने के बाद, अपना काम करवा लेने के बाद। एजुकेशन जो था वो चर्च के अंडर था, है ना। तो क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्यों पढ़ाया जाएगा, ये सब चर्च डिसाइड कर रहा है। अभी सोसाइटी में आप इंपैक्ट देख रहे हैं ना। यूनिवर्सल चर्च कहने का मतलब खाना, फूड, फार्मिंग, आर्टिसंस, क्या आर्ट पैदा होगी, क्या आर्ट बनाई जाएगी, उस पे सब पे चर्च का कहना पड़ रहा है। चर्च टैक्स भी ले रहा है, चर्च एजुकेशन भी देख रहा है, और चर्च लोगों के नियंत्रण, लोगों के थॉट पे भी कंट्रोल करने का कोशिश कर रहा है बाय फोकसिंग ऑन स्कोलास्टिक फिलॉसफी। स्कोलास्टिक फिलॉसफी मतलब मनन चिंतन ही करते रहिए, मनन चिंतन ही ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम है। मतलब कि अगर आपको यूनिवर्स के बारे में जानना है तो सिर्फ सोचते रहिए, सिर्फ सोचते रहिए, सोचिए भगवान ने कैसे बनाया होगा। और इसी कारण से जब ये हुआ, है ना, तो क्लोज्ड अर्थ की एक अवधारणा दे दी। क्लोज्ड अर्थ की अवधारणा क्या दे दी?
मतलब कि अर्थ के आसपास सूरज घूमता है, अर्थ के आसपास सब ग्रह घूमते हैं। अब ये है क्या आपका साइंस, है ना? कैसे होगा स्कोलास्टिक फिलॉसफी से डेवलपमेंट? अगर आप सिर्फ ये कहें कि भाई हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई ट्रायल एंड एरर नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोच सोच के ही सब कर लेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो देखिए, चर्च ने लोगों की थॉट को भी कंट्रोल करने का कोशिश किया, और जैसे मैंने बताया, आर्ट एंड लिटरेचर को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, और मानव को एक पापी प्राणी के रूप में चित्रित किया। पापी प्राणी मतलब मैं भगवान का फल खा रहा हूं, कि मैं तो इतना पापी हूं कि इतना अच्छा फल मेरे प्रयासों से पैदा ही नहीं हो सकता, तो भगवान का फल है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ना? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप मानव को पापी प्राणी के रूप में चित्रित करते हो, तो आप पे एज अ ह्यूमन बीइंग, या अगर आप प्रीस्ट नहीं हो, अगर आप मोनार्क नहीं हो, अगर आप कोई बहुत एलीट, नोबल एलीट नहीं हो, तो एज अ फार्मर, एज एन आर्टिशन, आप पे एक प्रेशर है कि मैं तो भाई पापी ही पैदा हुआ, है ना? तो इस तरीके से चर्च कंट्रोल द थॉट एंड द सोसाइटी। इसलिए इतना पावरफुल था चर्च उस जमाने में, कि जब ब्रूनो ने पहली बार मतलब ये अवधारणा रखी कि भाई ऐसा हो सकता है कि अर्थ रिवॉल्व कर रही हो, तो उन्हें जिंदा जला दिया गया था, है ना? गैलीलियो को भी जब ऐसा अपने बयान वापस लेने पड़े थे, है ना? या उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया बाद में, क्योंकि उनको इतना डराया धमकाया गया, है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है कि यूनिवर्सल चर्च के डेवलपमेंट के कारण पूरा सोसाइटी पे कंट्रोल हो चुका था, और इसी कंट्रोल के चलते हम क्रूसेड्स की बात करेंगे। क्रूसेड्स क्या था? क्रूसेड्स बेसिकली ये था कि उधर जेरूसलम में जाकर हमको कंट्रोल करना है जेरूसलम, क्योंकि वो एक पवित्र भूमि है, और अब वो इस्लाम का उस पे थ्रेट आ गया है ना? आ गया था ना थ्रेट। तो यही बात वहां पे रोम में पोप ने करना शुरू करी, और क्रूसेड्स जो होते हैं वो धर्म युद्ध थे। ये क्रूसेड समझना बहुत जरूरी है। क्रूसेड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्रूसेड्स को फंडिंग कहां से आती थी, कि भाई यहां से हम बहुत सारे लोगों को शिप में भर के मेडिटेरियन, भूमध्य सागर क्रॉस करके फिर जेरूसलम पे अटैक कर रहे हैं, और ऐसा 200 साल तक बिटवीन 1095 एडी टू 1291 एडी चलते ही आ रहा है। 3 बड़े बड़े क्रूसेड्स, और कहते हैं इन टोटल करीब 7 से 8 ऐसे क्रूसेड्स हुए। तो इनको बहुत कोई फंड करेगा, इनके लिए लोग चाहिए लड़ने के लिए, इनको कोई मोनार्क को स्पॉन्सर करना होगा, हथियार दे। तो ये सारी चीजें हो रही थी बिकॉज चर्च वॉज सो पावरफुल। चर्च वॉज एनकरेजिंग मोनार्क, चर्च वॉज एनकरेजिंग पीपल। जो लोग धर्म युद्ध में हिस्सा लेते थे वो बहुत महान कहलाते थे, कि अगर मरोगे तो धर्म की खातिर मरोगे, अगर वापस आओगे तो हीरो बन के वापस आओगे। इस तरीके से उनको सबको कहा जाता होगा, है ना? और मोनार्क पे प्रेशर है क्योंकि जनता भी यही कर रही है। तो इस कारण से 200 साल तक ये क्रूसेड्स चलते रहे, और फिर 200 साल के एंड में ये क्रूसेड्स अल्टीमेटली समाप्त हुए। तो हमने आज बहुत अच्छे से विस्तार में पढ़ा द राइज ऑफ इस्लाम और उसके कारण क्या क्या हुआ, एंड देन वी लर्नड अबाउट यूनिवर्सल चर्च एंड द क्लैशेस बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, which were called as crusades, and how crusades were organized with the help of monarchs and by encouraging common people to participate in those kind of wars, और मेडिटेरेनियन क्रॉस करके जत्थे के जत्थे लोग वहां जाकर लड़ने जा रहे हैं। तो ये जरूरी इसलिए है समझना क्योंकि अब हमें बेस मिल गया है टू अंडरस्टैंड द फ्यूडलिज्म, द मतलब यूरोप में सामंतवाद ये कहां से आया, कैसे जन्म हुआ, और सामंतवाद, फ्यूडलिज्म, हाउ डिड इट इंटरैक्ट विद यूनिवर्सल चर्च एंड द आइडिया ऑफ होली रोमन एम्पायर। क्योंकि देखिए, आप भले ही ये समझते हो कि अरे सडनली एनलाइटनमेंट ऐसे नहीं हुआ था कि किसी ने जाकर बल्ब जला दिया, है ना, कि एक स्विच ऑन करा और एनलाइटनमेंट हो गया, स्विच ऑन करा और रेनेसां हो गया।
ऐसा नहीं हुआ। उसका सारा जो बेस था वो इन सब चीजों में था। उसका बेस हम अगले एपिसोड में देखेंगे कैसे क्रूसेड्स में भी था। तो आज के एपिसोड में हम यहीं पे पॉज करेंगे, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यूनिवर्सल चर्च एंड द राइज ऑफ इस्लाम। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, जय हिंद।